मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में सेक्शन 53A में प्रदत्त सिद्धांत पर चर्चा कर रहा हूँ। धारा 53A के सिद्धांत को भागिक पालन का सिद्धांत या आंशिक पालन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप धारा के नामकरण से ही समझ गए होंगे, 53A क अर्थात ये जो धारा है वह 1882 में अर्थात इस अधिनियम के प्रारंभ में अधिनियम में नहीं थी। यह धारा 1929 में इस संपत्ति अंतरण अधिनियम में शामिल की गई थी। इस सिद्धांत को अधिनियम में शामिल किए जाने से पूर्व ही मेडिसन वर्सेस एल्डरसन का 1883 का एक जजमेंट आया था, जिसमें भागिक सिद्धांत को साम्य के रूप में विकसित किया गया था और अंग्रेजी निर्णय में यह तय किया गया था कि एक ऐसे मुकदमे में जो कि इस प्रकार के आंशिक परिपालन पर आधारित है, प्रतिवादी यथार्थतः उन साम्याओं से प्रभावित है जो उन कार्यों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है जिन्हें कि करार के निष्पादन में किया गया है और जिन्हें कि संविधि के अर्थ के अनुरूप स्वयं उस संविदा पर नहीं किया गया है। यदि ऐसी साम्यता को छोड़ दिया जाए तो यह ऐसा अन्याय होगा जिसकी कल्पना संविधि में की नहीं गई। यही सिद्धांत भारत में मोहम्मद मुल्ला बनाम अवध कुमार गांगुली के केस में 1914 में प्रिवी काउंसिल के निर्णय में अनुपालन किया गया था। और यदि हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय की बात करें तो कलेक्टर ऑफ बम्बई बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के विवाद में 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिद्धांत का अनुसमर्थन किया और आंशिक परिपालन के सिद्धांत को लागू किया। अब आंशिक परिपालन का सिद्धांत होता क्या है, इसे यदि समझना है तो इसके नाम से ही जाहिर होता है कि अंशतः एक व्यक्ति अपनी संविदा में अपने पार्ट का परफॉर्म करने के लिए तैयार है, पार्ट परफॉर्मेंस, और उस संविदा के आंशिक पूर्ति में उस व्यक्ति ने संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिया है और वह संविदा लिखित रूप में की गई है। बाद में यदि दोनों पक्षकारों में से जो अंतरण करता है वह उस संविदा का पालन करने से इनकार कर देता है तो अंतरीति को आंशिक पालन, भागिक पालन
के सिद्धांत के आधार पर संरक्षण प्रदान किया जा सकता है और अंतरणकर्ता को संविदा से पलटने से इनकार किया जा सकता है। जब हम धारा 53A का अवलोकन करते हैं तो हमें कुछ आवश्यक तत्व या शर्तें प्राप्त होती हैं। यदि उससे पहले यदि हम बात करें तो 1929 में जब ये धारा इस अधिनियम में अंतरित इंसर्ट की गई थी, उसके पश्चात इसमें 2001 में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है और इसमें जो पैरा 4 है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, किंतु यह जो परिवर्तन किया गया है यह रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है बल्कि प्रोस्पेक्टिव है। अब यदि हम इस धारा के आवश्यक तत्वों की बात करें तो सबसे पहले जो आवश्यक तत्व है वह यह है कि सप्रतिफल लिखित में अंतरण होना चाहिए, अर्थात एक संविदा जो है वह दो पक्षकारों के मध्य हुई हो, स्थावर संपत्ति के अंतरण की वह संविदा लिखित में हो, तो ही धारा 53A का सिद्धांत लागू होता है। यदि हम केस लॉ की बात करें तो धन्नालाल बनाम सत्यनारायण का 2014 का मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय है जिसमें यह तय किया गया था कि भारत में आंशिक परिपालन के सिद्धांत को लागू करने के लिए संविदा का लिखित में होना आवश्यक है। इसका अर्थ यह भी है कि जहां से यह सिद्धांत भारत में आयातित किया गया है ब्रिटेन, वहां पर मौखिक संविदा में भी भागिक पालन के सिद्धांत को लागू किया जाता है, लेकिन भारत में लिखित में यदि संविदा है तो ही उसको 53A का फायदा मिल सकता है। दूसरी बात कि यह जो अंतरण किया गया है लिखित में, उसमें प्रतिफल भी होना चाहिए। बिना प्रतिफल के अगर संपत्ति का लिखित में अंतरण किया गया है तो धारा 53 लागू नहीं होगी। और साथ ही साथ कि जो लिखित में अंतरण किया गया है उसका निष्पादित किया गया भी होना चाहिए पक्षकारों के द्वारा, अर्थात हस्ताक्षरित लिखित जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो अंतरिति द्वारा संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करना, उस संविदा के परिपालन में कुछ अमाउंट जिसको हम कहते हैं साइनिंग अमाउंट वो दी जाती है और उस संपत्ति पर अंतरिति कब्जा प्राप्त कर लेता है और उसके बाद में ये तय किया जाता है कि तय समय पर बाकी का प्रतिफल का भुगतान कर दिया जाएगा और जो लिखित संविदा है उसका पंजीकरण करवा लिया जाएगा। तो अंतरिति द्वारा कब्जा प्राप्त करना भी जो है वो अनिवार्य है, अर्थात ये जो धारा है, ये जो धारा का सिद्धांत है वह अंतरिति के
कब्जे को ही संरक्षण प्राप्त प्रदान करता है। अगर अंतरिति ने कब्जा प्राप्त नहीं किया है तो अंतरिति को इस धारा 53A का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो अंतरिति द्वारा संविदा का पालन करने के लिए उत्सुक रहना, तैयार रहना, ये भी आवश्यक तत्व है, क्योंकि अंतरक जो है वह संपत्ति का अंतरण करने से इनकार कर रहा है, लेकिन अंतरिति का उस संपत्ति पर काबिज रहते हुए भी अपना जो बकाया प्रतिफल है उसको अंतरक को पे करने के लिए तैयार रहना आवश्यक है। अगर अंतरिति संविदा के बकाया को पूर्ण करने के लिए तैयार नहीं रहता है या न्यायालय में वह क्रय मूल्य की बकाया राशि जमा नहीं करवाता है तो फिर अंतरिति को 53A का फायदा प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरह यदि हम बात करें तो दस्तावेज का विधि अनुसार पंजीकरण न होना, ये भी एक आवश्यक तत्व है। इसके लिए अनिवार्य यह है कि विधि के अनुसार उस संविदा का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। अगर विधि में उस संविदा का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य ही नहीं है तो फिर इस सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यही एक कमी की पूर्ति धारा 53A का सिद्धांत जो है वो करता है कि सामान्यतः क्या ऐसा ही होता है कि एक फॉर्मल मीटिंग होती है और उसमें एक फॉर्मल ड्राफ्ट बना लिया जाता है कि इस संपत्ति का मैं अंतरिति को अंतरण कर रहा हूँ, इसके बदले मैंने इतनी राशि प्राप्त कर ली है और बकाया राशि जो है इतनी तारीख को मुझे अंतरिति देगा और मैं संपत्ति का पंजीकरण, संविदा का पंजीकरण जो है वो करवा लूँगा। अब चूंकि संविदा का पंजीकरण नहीं हुआ इसलिए विधि की दृष्टि से यदि देखा जाए तो वह संविदा अभी भी अधूरी है। लेकिन एक भोले भाले अंतरिति को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये जो धारा 53A का सिद्धांत है वो साम्य के रूप में अन्याय को रोकने के लिए प्रतिपादित किया गया है, ताकि विधि के अंतर्गत किसी तकनीकी कारण को दर्शित करके कोई चालाक व्यक्ति विधि की कमी का फायदा न उठा सके। इसलिए दस्तावेज का विधि अनुसार पंजीकरण विधि में अनिवार्य होने के बावजूद भी अगर नहीं करवाया है तो यह आंशिक पालन के सिद्धांत का संरक्षण अंतरिति को प्राप्त होता है। लेकिन पिछली दो धाराओं की ही तरह इस धारा में भी एक अपवाद है कि सप्रतिफल सद्भावी द्वितीय अंतरिति का न होना, अर्थात अगर अंतरक ने उस संपत्ति का सप्रतिफल और सद्भाव रखने वाले व्यक्ति को पुनः अंतरण कर दिया है पंजीकरण सहित, तो फिर दूसरे विक्रय विलेख को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता और धारा 53 के
द्वितीय अंतरिति को संरक्षण प्रदान करेगी, लेकिन उसका सप्रतिफल और सद्भावी होना अनिवार्य है। सद्भावी से यहाँ अर्थ है कि उसे प्रथम अंतरण का ज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि हम केस लॉ की बात करें तो रणछोड़ दास बनाम जीवाजी का 1977 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी है, जिसमें ये तय किया गया था कि यदि वादी के द्वारा वाद लाए जाने के पश्चात प्रतिवादी अर्थात अंतरिति अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं रहता है, वह रजिस्ट्री कराने और क्रय मूल्य की बकाया राशि देने के लिए तैयार नहीं रहता है, तो अंतरिति को धारा 53A का सहारा जो है वो नहीं मिल सकता, संरक्षण जो है वो प्रदान नहीं किया जा सकता। इसी तरह यदि हम बात करें तो एक केस लॉ है अंतोमा बनाम केसी इटोप एंड सन्स 2000, एंटोनी बनाम केसी इटोप एंड सन्स 2000 का उच्चतम न्यायालय का ही निर्णय है ये भी, और इसमें यह तय किया गया था कि 5 साल का जो पट्टा की संविदा है वो बिना पंजीकरण के शून्य होती है, लेकिन धारा 53 के अंतर्गत अंतरिति को उसका कब्जा बनाए रखने का अधिकार है। तो इस तरह से बिना पंजीकरण के पट्टा किया गया तो न्यायालय ने उसे हालांकि शून्य माना, किंतु अंतरिति को जो है कब्जा बनाए रखने का अधिकार 5 साल तक दिया। तो ये जो धारा 53 का है आंशिक अनुपालन का सिद्धांत, आंशिक परिपालन का सिद्धांत, वो एक विधि का ज्ञान न रखने वाले अंतरिति को संरक्षण प्रदान करती है। इसी धारा 53A में अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में अंतर भी पूछा जाता है। तो अंतर की यदि हम बात करें तो हमने पहले भी देखा कि अंग्रेजी विधि जो है वो लिखित और मौखिक दोनों तरह की संविधाओं पर लागू होती है, लेकिन भारत में केवल लिखित संविधाओं पर ही इस धारा का संरक्षण मिलता है। अंग्रेजी विधि में संविदा का रिटर्न न होने पर संरक्षण प्रदान मिल रहा है, लेकिन भारत में जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण जो कपट हो रहा है उसको ये धारा जो है वो रोक रही है। भारत में अंतरिति जो है वो इसको एक बचाव शील्ड के रूप में ही, छाते के रूप में ही इसका प्रयोग कर सकता है, अर्थात अंतरिति न्यायालय में जाकर अंतरक को संविदा का पूर्ण करने के लिए, उस संविदा का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पाबंद नहीं करवा सकता। लेकिन अंग्रेजी विधि में शील्ड के साथ साथ स्वॉर्ड के रूप में भी, अर्थात तलवार के रूप में भी इस अधिकार का प्रयोग जो है वो कर सकता है, वाद भी दायर कर सकता है और अंतरक द्वारा लाए गए वाद पर बचाव भी कर सकता है। इसीलिए धारा 53A के सिद्धांत को ये भी कहते हैं कि यह छतरी के रूप में है, तलवार के रूप में अधिकार नहीं है। तो यह
भारत में केवल छतरी के रूप में अर्थात बचाव के रूप में, शील्ड के रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है अंतर्रीति के द्वारा। तलवार के रूप में, स्वॉर्ड के रूप में अंतरक के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार धारा 53A भारत में नहीं देती है। इसी तरह यदि हम बात करें तो भारत में कोई मियाद अवधि, लिमिटेशन पीरियड जो है वो नहीं है, अर्थात कितना ही समय निकल जाए वह अंतर्रीति अंतरक के विरुद्ध बचाव करने के लिए उसको प्राप्त रहता है। में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था। संपत्ति अंतरण अधिनियम की अन्य धारा पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।